हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस लॉ की बात की थी। आज हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव। तो विद्युत विभव को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हमने जब फर्स्ट चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा होता है? सदिश है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? सदिश होता है। और सदिश राशि की बात करते हैं, जब सदिशों का हम परिणाम लेते हैं तो वहां पर हमें सदिश योग के नियम की पालना करनी पड़ती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सदिश है, तो हमें क्या करना पड़ता है? सदिश नियमों की पालना करनी पड़ती है। और जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल आती है। यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि बात कर रहे हैं यदि हम विभव की, विभव एक कैसी राशि है? अदिश राशि। विभव जो है वो अदिश राशि होती है, और अदिश राशि होती है तो हम उसे सीधा क्या कर सकते हैं? बीजगणितीय योग लगा करके हल कर सकते हैं। हम इसे सीधा बीजगणितीय योग करके सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक क्या है? यहाँ पर विभव है। विभव और इलेक्ट्रिक फील्ड, विभव और विद्युत क्षेत्र, इन दोनों के बीच में एक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले को सॉल्व करके हम विद्युत विभव से विद्युत क्षेत्र को निकाल सकते हैं। तो ये जो अपने पास में मेथड है वो क्या रहता है? इस वाले डायरेक्ट से इजी रहता है। तो इस तरह से हम विद्युत विभव का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। तो सबसे पहले हम विद्युत विभव की परिभाषा को यहाँ देख लेते हैं। एक बार मान लेते हैं कि हमारे पास में एक पॉइंट बी यहाँ पर है और एक कोई पॉइंट ए यहाँ पर है। पॉइंट ए पर एक टेस्ट चार्ज जो है वो P0 इस तरह से रखा हुआ है। पॉइंट ए पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो UA है। पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा वो कितनी है? UB है। हम उस आवेश को A से कहां पर लेकर आ रहे हैं? B पर लेकर आ रहे हैं। उस आवेश को हम A से B पर लेकर आ रहे हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहाँ क्या हो रहा है? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो उसे हम किससे लिखेंगे? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है उसे डेल यू यानी कि UB माइनस UA, इस तरह से हम क्या लिखेंगे? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। यदि हम बात करें कि इसके विभवांतर यानी विभव में परिवर्तन होगा, उसे हम क्या कहेंगे? विभवांतर। विभवांतर क्या है? विभव में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन। तो इसे हम किससे लिखेंगे? डेल V, और ये होगा हमारे पास में VB माइनस VA। ये हो गया स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये हो गया विभव में परिवर्तन। और हमारे पास में अगला जो यहाँ पर होगा कार्य, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य वो कितना होगा? माइनस का WE, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? उस कार्य का एक ऋणात्मक मान हमें यहाँ पर मिलेगा। देखिए ये जो तीनों टर्म्स है वो यहाँ पर हमारे पास में बराबर होगी। विभव का ही एक दूसरा फॉर्म है, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा। और विद्युत क्षेत्र द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल होता है। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल होगा तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, और ये कितना हो जाएगा? हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों लाइनों की जो थ्योरी सॉल्व करेंगे तो डेल यू इक्वल टू मिलेगा हमारे पास माइनस का WE, यानी कि विद्युत क्षेत्र द्वारा जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर आ रहा है? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर मिलेगा। तो डेल यू इक्वल टू माइनस का WE। अब हम बात करते हैं विभवांतर की। तो विभवांतर क्या होगा? हमारे पास में डेल V इक्वल टू मिलेगा VB माइनस VA, और ये हमें पता है कि VB की वैल्यू कितनी होती है? UB अपॉन Q0। जब आपने पहले क्लास में पढ़ रखा है तो UB अपॉन Q0, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में उस आवेश का क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे, माइनस UA अपॉन Q0, इस तरह से लिख सकते हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे? Q0 को नीचे लिखेंगे, दोनों के साइड में क्या है? LCM आ जाएगा, तो UB माइनस UA, ये हो गया हमारे पास में डेल V। इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं हम। तो UB माइनस UA है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? डेल U अपॉन Q0, ये क्या हो गया? डेल V। इसको आप आगे और सॉल्व कीजिए, डेल U, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। देखिए इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4, और हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3, ये रही इक्वेशन नंबर 3। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर ये भी डेल U की वैल्यू है और यहाँ पर भी डेल U की वैल्यू, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे माइनस का WE अपॉन Q0। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला आया है, और किसका फॉर्मूला? ये विभवांतर का। यानी विभवांतर क्या होता है? किया गया कार्य बटे में क्या आएगा? आवेश। यानी कि किसी एकांक आवेश को, किसी एक एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
लाने में जो किया गया कार्य होगा उसका जो ऋणात्मक मान है वो हमारे पास में क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। किसी भी आवेश को, किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उसका ऋणात्मक मान है, उसका ऋणात्मक मान हमारे पास में क्या कहलाएगा, विभवांतर। इस तरह से इसकी आप परिभाषा लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो अगला है उसे हम कहेंगे विभव। अगली परिभाषा के लिए हम पढ़ रहे हैं विभव, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, v से, और विभवांतर को किससे डिनोट करते हैं, डेल v से। तो अगली परिभाषा के लिए आप क्या करेंगे, इस बिंदु a को आप कहां मान लेंगे, अनंत, कि a जो है वो हमारा पॉइंट कहां पर है, अनंत पर है। यानी कि ये जो अब a बिंदु वो बिंदु नहीं है और वो क्या हो गया है, हमारा अनंत हो गया है, इस तरह से अनंत। और हम क्या करेंगे कि आप इस आवेश को भी कहां रखेंगे, अनंत पर, और हमारे पास फॉर्मूला चेंज होंगे इस तरह से कि यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा किस तरह से हो जाएगी, u इनफाइनाइट। फिर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन भी कैसा हो जाएगा, ub माइनस u ऑफ इनफाइनाइट। विभवांतर में परिवर्तन भी क्या हो जाएगा, v इनफाइनाइट। इस तरह से विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य वही हमारे पास से माइनस का w ऑफ e, और सेम टू सेम सारी चीजें। यहाँ पर भी आप क्या कर लेंगे, वापस सब इनफाइनाइट करेंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास में क्या मिल जाएंगे, इस तरह से इस ऊर्जा में परिवर्तन। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें चेंज करनी है। हम यहाँ पर अनंत का मतलब है, हम एक क्या कर रहे हैं, एक रेफरेंस ले रहे हैं। यहाँ पर अनंत का मतलब क्या है, एक ऐसा बिंदु ले रहे हैं जहां पर क्या है, स्थितिज ऊर्जा को हम क्या मान सके, शून्य मान सके। जहां पर स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या होगी, जीरो होगी। यानी कि u ऑफ a इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। यही एक चीज ध्यान रखनी है कि विभव की परिभाषा में आप क्या करेंगे, ए बिंदु को, यानी पहला वाला बिंदु है उसे आप अनंत पर रखेंगे, और अनंत पर स्थितिज ऊर्जा को हम क्या मान लेते हैं, शून्य मानते हैं। और अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है तो ये जो टर्म्स है वो u इनफिनिट क्या हो जाएगी, शून्य। यानी कि ये ओनली कितना मिलेगा, ub माइनस जीरो, यानी कि ओनली और कितना हो गया, ub। तो अब आपका जो ये इक्वेशन कितना चेंज हो गया है, इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से आप चेंज कर लेंगे। अगली स्टेप में विभवांतर क्या हो गया, विभव में परिवर्तन। जब u इनफिनिट जीरो है तो v इनफिनिट भी जीरो, तो ये भी क्या हो गया, vb। ये हमारे पास में हो गया इस तरह से। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य माइनस का w। ये सारी चीजें ऐसे की ऐसे रहेगी। आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए v इनफिनिट जो है वो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर u इनफिनिट जीरो है, v इनफिनिट को भी हमने यहाँ पर अभी जीरो किया था। इस तरह से कितना आ गया, vb। तो ये u इनफिनिट जो है वो जीरो है, तो ये वाली टर्म भी हमारे पास में क्या हो गई है, टोटल जीरो हो गई है इस तरह से। तो अब हमारे पास ओनली यहाँ पर कितना बचा, ub अपॉन q नॉट, ओनली ub अपॉन q नॉट। और यहाँ पर अब देखिए डेल v, डेल v जो है वो किसके बराबर आ रहा है, ओनली vb के। डेल v जो है वो किसके इक्वल है, vb के। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, vb इक्वल टू ub अपॉन q नॉट। तो यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला जो है वो अब मिल जाता है। यानी कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, परिभाषा क्या लिखेंगे यहाँ पर, विभव के लिए परिभाषा लिख रहा हूं मैं, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया, अनंत तक लाने में किया गया एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक मतलब बिंदु b तक लाने में जो किए गए कार्य का जो ऋणात्मक मान है, किए गए कार्य का ऋणात्मक मान क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो ये परिभाषा अभी हमने यहाँ पर सीख ली है, विभव कहलाता है। और इस वाले फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे, जहां पर ये ऋणात्मक मान बताता है उसे हम इस तरह से लिखेंगे कि vb इक्वल टू, और डेल इक्वल टू कितना था, माइनस का we अपॉन q नॉट। तो इस फॉर्मूले को भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें। यदि आप लोग विभवांतर की परिभाषा चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा एकांक धनावेश को अनंत से, आप इस अनंत की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी बिंदु से। अनंत की जगह क्या लिखना है आपको, कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किए गए कार्य का ऋणात्मक मान है वो आपका क्या कहलाता है, विभव की जगह पर आपको क्या लिखना है, विभवांतर। अनंत की जगह पर कोई एक बिंदु लिखेंगे
और विभव की जगह पर विभवांतर लिखेंगे। तो ये परिभाषा आपकी जो है पूरी की पूरी एक्सचेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको 2 वर्ड बता सकता हूँ। अब अपना जो नेक्स्ट काम है, बात करते हैं यहाँ पर बाह्य कार्य की। यदि हम बात करें बाह्य कार्य की, तो बाह्य कार्य जो होता है वो क्या है? बाह्य कार्य विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो कार्य होगा उसका क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा। यानी कि यदि मैं बाह्य कार्य को लिख सकता हूं W एक्सटर्नल, बाह्य कार्य जो है उसे मैं लिख रहा हूं W एक्सटर्नल से, तो ये जो है वो क्या होगा? उस वाले कार्य, यानी कौन सा कार्य? जो कार्य विद्युत क्षेत्र के द्वारा हो रहा था। तो WE के जस्ट क्या होगा? ये यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा। यानी कि बाह्य कार्य जो है वो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य है, उसके क्या होगा? माइनस ऑफ WE। तो अब हम इस फॉर्मूले को आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में विभव का फॉर्मूला अभी हमें मिला था, वो था माइनस का WE अपॉन Q0। तो WE की जगह पर यहाँ पे माइनस का WE को हम क्या लिख सकते हैं? W एक्सटर्नल। ये तो है विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य, और ये है हमारे पास में बाह्य कार्य। तो इसे हम लिखेंगे VB इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q0। ये कार्य जो है वो कौन सा था? ऋणात्मक मान जब बात करें तो ये भी कौन सा था? विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य। अब हम बात करते हैं इसकी गतिज ऊर्जा के टर्म्स में। देखिए विद्युत विभव जो है वो आपके एग्जाम के अंदर एक छोटी सी परिभाषा के रूप में पूछा जाएगा, और यदि 1 नंबर का सवाल आता है तो वो यहाँ से। लेकिन आप लोग यहाँ पर अच्छे से पूरी इसकी थ्योरी को आप कवर कर सकते हैं इस तरीके से। ये बहुत ही डिटेल के अंदर है यहाँ पर। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा की, यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यदि हम बात करें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसे हम लिखेंगे डेल के से, और यहाँ पर स्टेट फंक्शन यानी कि kb माइनस के है। कि 2 बिंदु थे, एक बिंदु A था और एक बिंदु B है। A पर जो काइनेटिक एनर्जी है Ka है, और यहाँ पर Kb है। इन दोनों में जो भी परिवर्तन होगा उसे हम क्या लिख सकते हैं? डेल के से लिख सकते हैं। तो वो कितना होगा? kb माइनस के है। अब यदि हम बात करें कि वही हमारे पास है, वापस से एक बिंदु A है, वापस से वही बिंदु B है, A से B तक उस आवेश को लेकर आ रहे हैं, तो उसकी स्थिति ऊर्जा में क्या हो रहा है? हमारे पास में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब बात करें गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? यदि हम मान लेते हैं केस कि यदि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यदि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हमारे पास में तो फिर हम क्या करेंगे कि W एक्सटर्नल जो है वो क्या था? माइनस ऑफ WE के इक्वल, यानी कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो कार्य था और वो बाह्य कार्य थे वो इस तरह से रिलेट होंगे। और ये जो मैं आपको पहले यहाँ पर बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये क्या है कि गतिज ऊर्जा में यदि परिवर्तन नहीं होगा, यानी डेल के इक्वल टू 0 मिलेगा, तो आपके पास में जो वर्क डन है, जो बाह्य कार्य है वो इसके इक्वल होगा, और फिर आप इस तरह से फॉर्मूले को यहाँ पर रिलेट करवा सकते हैं। तो यहाँ परिभाषा जो है क्या, यदि आप ऋणात्मक वाली परिभाषा यूज नहीं करें तो आप सिंपल परिभाषा यहाँ से भी दे सकते हैं कि जो किया गया बाह्य कार्य होता है वो क्या होता है? उसके इक्वल होता है। तो यहाँ से आपको विद्युत विभव की 2 डेफिनेशन मिलती है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम यहाँ पर विद्युत विभव के मात्रक और विद्युत विभव की विमा के बारे में बात करते हैं। मात्रक और विमा। तो मात्रक जो है किसका? विभव का। विभव का जो मात्रक है वो क्या होगा? वर्ड। उसे हम किससे लिखते हैं? वर्ड से। यहाँ पे इसे हम डिनोट करते हैं V से, और यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं वर्ड। ये इसका एक SI मात्रक है। यदि हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो V इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा W अपॉन Q। सिंपल फॉर्मूला पढ़ेंगे कि कार्य बटा क्या था? इसका आवेश। तो कार्य के लिए मात्रक क्या होता है? जूल, और कूलाम के लिए मात्रक क्या होता है? सॉरी, आवेश के लिए मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो J अपॉन C, और इसके लिए मात्रक क्या है? वोल्ट। तो 1 वोल्ट जो है वो किसके बराबर होगा? 1 जूल बटे 1 कूलाम के, यानी जूल बटे कूलाम क्या होता है? 1 वोल्ट के इक्वल होता है। तो इसका एक दूसरा मात्रक मिल गया हमें, जूल बटे कूलाम, यानी कि हम सीधा क्या लिख सकते हैं? वोल्ट जो होता है वो J अपॉन C के इक्वल होता है। हमारे पास में अब इसकी विमा की बात करते हैं। यदि हम बात करें इसकी विमा की, तो विमा हमें किस तरह से मिलेगी? देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए? कार्य की विमा लिखिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? W अपॉन J। जूल के लिए विमा क्या होती है? m1L2E-2 अपॉन कूलाम। कूलाम की विमा क्या होती है? A1T1। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। देखिए m1 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर L2 की एक ही टर्म है, L2 T1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो T-3। अब देखिए A वाली टर्म, ये कितना हो जाएगा?
a माइनस 1। तो इस तरह से ये आपकी पूरी की पूरी जो है वो विमा मिल गई। और ये किसकी विमा है? वोल्टेज यानी विभव की विमा कितनी मिली? m1 L2 t-3 और a माइनस 1। देखिए तो अभी हमने यहाँ पर विभव की परिभाषा पढ़ी थी। तो वो क्या थी कि किसी एक एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना, डेल के इक्वल टू क्या था? 0, उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना जो किया गया कार्य होगा या फिर उसकी स्थिर ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर विद्युत विभव कहेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं विद्युत विभव का एक मात्रक होता है जिसे हम लिखते हैं कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जिसे हम कार्य का मात्रक भी कहते हैं कि जो वहां पर जो है किसकी टर्म में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की यानी कि मूल आवेश है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलम। इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं। ये यहाँ पर वोल्ट लिखा हुआ है। तो वोल्ट के लिए अभी हमने पढ़ा कि जूल बटे क्या होता है? ये कूलम। एक वोल्ट कितना होता है? जूल अपॉन कूलम। तो देखिए यहाँ से कूलम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितने जूल मिल गए? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 जूल। कूलम से कूलम कैंसिल हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितने जूल होते हैं? आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल को कन्वर्ट करना चाहे तो भी इस वाली टर्म यानी कि ई, ये किसकी वैल्यू है? ई की। आप ई को डिवाइड और इस तरह से हल करके आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए हमने मात्रक इनकी बात कर रखी है और अब हम पढ़ते हैं ई और वी में संबंध, यानी कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के अंदर हम संबंध निकालते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र से हम विद्युत विभव का फॉर्मूला किस तरह से जनरेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमारे पास में एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से कोई दे रखा है। इस तरह से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम यहाँ पर एक चार्ज ले लेते हैं, जैसे पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है और हम उस चार्ज को इस तरह से यहाँ पर मूव करवा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उस चार्ज को यहाँ पर मूव करवा रहे हैं ए से बी तक और वो चार्ज हमारे पास में कितना है? Q0। तो यदि जो भी ये चार्ज है Q0 है, इसके ऊपर हम बात करें फोर्स की, तो इस पर लगने वाला जो बल है, आवेश पर लगने वाला बल या कार्यरत बल, आवेश पर लगने वाला जो बल है वो कितना होगा? F इक्वल टू Q मल्टीप्लाई E। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है कि F वेक्टर इक्वल टू कितना होता है? Q0 E। इक्वेशन नंबर मैं यहाँ पर इसको पुट कर देता हूँ 1। हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हम बात करते हैं इसके ऊपर बल की, जो कितना होगा? Q0 मल्टीप्लाई E। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कार्य की। तो कार्य यदि हम बात करें कि ये जो इस पथ पर चल रहा है इसके हम एक छोटी सी लेंथ की बात करें, यानी कि किसी एक dl वेक्टर पर बात करें, तो अल्पांश के लिए किया गया, उस अल्पांश के लिए किया गया जो कार्य होगा वो कितना होगा? और ये जो किया गया कार्य है अल्पांश के लिए जो किया गया कार्य, ये कार्य कौन कर रहा है? विद्युत क्षेत्र। अल्पांश के लिए तो आप क्या किया गया कार्य और ये किसके द्वारा है? विद्युत क्षेत्र के द्वारा। विद्युत क्षेत्र के द्वारा अल्पांश के लिए किया गया कार्य, और वो कार्य किस तरह से लिखा जाएगा? WE से। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? यदि हम अल्पांश की बात करें तो यहाँ पर dWE लिख सकते हैं और ये जो है वो कितना होगा? कार्य बराबर होता है बल मल्टीप्लाई विस्थापन। तो F वेक्टर डॉट dl वेक्टर इस अल्पांश के लिए, अल्पांश कितना है? dl वेक्टर। तो उस dl वेक्टर के लिए कितना होगा कार्य? F वेक्टर डॉट dl वेक्टर। हमें एक अल्पांश का कार्य मिल गया है। यदि हम कुल कार्य निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन। यदि हम कार्य क्या चाहें? पूरा, यानी कि संपूर्ण कार्य। यदि बात करें संपूर्ण कार्य की तो पूरे कार्य के लिए हम क्या करेंगे? संपूर्ण कार्य हेतु समाकलन करना है। और समाकलन कहां से कहां तक करेंगे? समाकलन तो करेंगे लेकिन कहां पर? A से B तक। समाकलन A से B तक। तो समाकलन करने पर कितना मिलेगा हमें? पूरा कार्य जो है वो WE इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? F वेक्टर डॉट dl वेक्टर। और यदि मैं इस इक्वेशन का यूज करूं जो कितना है हमारे पास में? Q0 मल्टीप्लाई E। तो Q0 एक चार्ज है, तो ये जो चार्ज इस तरह से Q0 E वेक्टर डॉट dl वेक्टर कहां से इंटीग्रेशन हो रहा है? A से लेकर के B तक। हम उस बिंदु को A से लेकर कहां तक लेकर आ रहे हैं? B तक। यदि इसे आगे सॉल्व करें तो ये Q0 एक कांस्टेंट है, इसे हम यहां से इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। Q0 A to B
इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी, और यहाँ पर आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 कि हमारे पास में जो किया गया कार्य है वो कितना आ रहा है, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, हमारे पास में जो विभवांतर है, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से। तो विभवांतर की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि VV माइनस VA, कि जो भी कार्य होगा वो कितना होगा, जो भी हमारे पास में कार्य होगा वो विद्युत क्षेत्र द्वारा जो किया गया कार्य है, यानी कितना है WE, उसके ऋणात्मक मान के क्या होगा, इक्वल होगा। विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो किया गया कार्य है उसके ऋणात्मक मान, यानी इसके आगे नेगेटिव लगेगा, उसके क्या हो जाएगा, विभवांतर जो है वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, इसको आगे देखिए। तो इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। देखिए ये हमारे पास में WE की वैल्यू है और ये यहाँ पर WE की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 से हम 3 में मान रख लेते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या करना है हमें, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। 2 से जो मान है वो हम किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। तो हमारे पास में VB यानी कि डेल V की वैल्यू जो है वो कितनी मिलेगी हमें, माइनस, ये माइनस बाहर रहेगा। अब हमें लिखनी है WE की वैल्यू जो कितनी है पूरी इस तरह से, और ये 1/Q0 तो है ही पहले बात। और अब बात करेंगे इंटीग्रेशन और A टू B E वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और एक यहाँ पर क्या रखा हुआ है Q0। एक बार वापस से देखिए कि हमने 1/Q0 और माइनस को बाहर रखा है, और बाकी जो WE की वैल्यू इक्वेशन 2 से पूरी यहाँ पर इस तरह से पुट अप की है। तो Q0 से Q0 जो है क्या हो गया है, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में मिला माइनस ऑफ A टू B E वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और यहाँ पर कितना आ गया, डेल V, यानी कि विभवांतर जो है वो कितना मिल रहा है हमें, इतना मिल रहा है। यानी कि विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच में इस तरह से हमें एक रिलेशन मिल रहा है। यदि हम बात करें यहाँ पर कि हमारे पास जो दोनों बिंदु थे वो A से B है, और A वाला बिंदु कहाँ चला जाए, अनंत पर। यदि A वाला जो बिंदु है वो कहाँ चला जाए हमारे पास में, अनंत पर, तो इसको हम इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि V इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ये हमारे पास में एक सिंपल इस तरह से इसे भी लिख सकते हैं। यदि हम बात करें इसको वेक्टर फॉर्म में ना लिखें, यदि हम इसे वेक्टर फॉर्म में ना लिखें तो इस फॉर्मूले का आप V बराबर EL, V बराबर EL भी लिख सकते हैं। देखिए ये V है सिंपल, और E और L यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है, और डॉट प्रोडक्ट है तो कितना आएगा, cos थीटा। तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी जो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक बार हम इसका ओवरऑल सॉल्यूशन देख रहे हैं वो कितना आएगा, V इक्वल टू EL। ये हम डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से हमें एक मात्रक मिलेगा, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मात्रक मिलेगा, और वो देखिए किस तरह से होगा। तो E का अन्य मात्रक, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दूसरा मात्रक है वो क्या मिलेगा हमें, देखिए E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V/L। E की वैल्यू हो जाएगी V/L। तो V का मात्रक होता है वोल्ट और लेंथ का मात्रक होता है मीटर। तो वोल्ट पर मीटर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अच्छा मात्रक है और जो काफी प्रचलन में रहता है। तो V/M जो है वो किसका मात्रक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये किसके हो जाएगा, N/C के इक्वल होगा, क्योंकि E इक्वल टू F/Q0 होता है। तो यही किसके बराबर है, N/C के। देखिए तो हमारे पास में इसे हम आगे भी लिख सकते हैं कि ये जो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, N/C के, और हमने इस A बिंदु को यहाँ पर इनफाइनाइट पे लिया, तो आप यहाँ पर लिमिट में ड्रॉ कर सकते हैं इनफाइनाइट, और ये पॉइंट तो कहाँ पर था, B पर ही था। तो इसे आप क्या कर दीजिए, B लिख दीजिए कि यहाँ पर लिमिट जो है वो कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट से B तक। ये जो आपका फाइनल सॉल्यूशन है वो इस तरह से होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, E व V के बीच में जो है वो रिलेशन जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा। हमारे जो अगले टॉपिक होंगे वो विद्युत विभव की गणना के ऊपर आधारित होंगे, और उसके अंदर हम बिंदु आवेश के विद्युत विभव होगा, फिर हमने वहां पर जो भी लाइन चार्ज पढ़ा था, स्फीयर पढ़ा था, उन सभी के कारण जिन जिन के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है उन सभी फॉर्मूलेज की वापस से यूज करेंगे, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपके बाद विद्युत विभव की गणना करेंगे, और उसी विद्युत विभव के फॉर्मूले से हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को वापस से रीजनरेट कर सकते हैं। इस तरह से हम E और V को यहाँ पर रिलेट कराएंगे, और आप लोग समझेंगे कि किस तरह से V का जो यूज है वो बहुत ही यूजफुल है, कि V जो है हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा किस तरह से E को निकालने में।